तो अपन देखते हैं बीटा डीके कर रहे स्टार्ट। तो आपने देखा था कि जो बीटा डीके में पार्टिकल निकलते हैं, तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि बीटा डीके में कौन से पार्टिकल निकलते हैं। डीके का मतलब तो आपको क्लियर है, पहले ही अपन पढ़ चुके हैं कि डीके क्या होता है। तो डीके का मीनिंग होता है कि कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियस है, वो यदि स्टेबल होना चाहता है तो वो क्या करेगा, कोई ना कोई पार्टिकल का डीके करेगा। तो यदि वो अल्फा पार्टिकल का डीके करते कोई न्यूक्लियस एक्स है, वो न्यूक्लियस वाई में चेंज हो जाता है और अल्फा पार्टिकल का डीके करता है, तो वो अल्फा डीके कहलाता है। कोई न्यूक्लियस है जो इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का डीके करके कोई अन्य पार्टिकल में चेंज हो जाता है, अन्य न्यूक्लियस में चेंज हो जाता है, वो आपका बीटा डीके कहलाता है। तो ऑलमोस्ट इसमें माना जाता है कि एक तरह से जो ऋणात्मक आवेश वाले पार्टिकल होते हैं, जो या तो इलेक्ट्रॉन होता है या पॉजिट्रॉन होता है, इस टाइप में बीटा डीके में पार्टिकल निकलते हैं। तो अपन ने देखा था यहाँ पे दोनों अपन बात करते हैं, एक तो अपन ने बात की थी बीटा माइनस डीके की, एक तो बात की थी बीटा माइनस डीके की, और एक बात की थी अपन ने बीटा प्लस डीके की, एक बात की थी अपन ने बीटा प्लस डीके की। तो ये दोनों ये अपन एक साथ ही करते हैं, इसको एक साथ ही पढ़ते हैं। तो देखो यदि मैं बात करूं किसकी, बीटा माइनस डीके की, तो बीटा माइनस डीके में क्या ध्यान रखना है आपको, बीटा डी माइनस डीके में हमेशा जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, यानी जो पार्टिकल डीके करेगा उसका नाम है आपके पास इलेक्ट्रॉन। यानी मैं कह सकता हूं कि आपके पास जेड एक्स ए कोई रिएक्शन है, क्या है आपके पास जेड एक्स ए कोई रिएक्शन है, ये डीके करके क्या दे रहा है साथ में बीटा माइनस। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा या पॉजिट्रॉन निकलेगा। तो देखो जो बीटा माइनस होता है उसके साथ हमेशा क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। यदि बीटा माइनस की बात करते हैं तो उसके साथ हमेशा क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यदि बीटा प्लस की बात करेंगे तो पॉजिट्रॉन निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन को आप किस तरीके से लिखते हो, -1 E0 ये लिखते हो। इसे अपन क्या बोलते हैं, बीटा माइनस कण। क्या बोलते हैं अपन, बीटा माइनस कण। साथ में क्या निकलता है, देखो यहाँ पे अब अपने पास जेड भी कंजर होना चाहिए, ए भी कंजर होना चाहिए। तो क्या आएगा, यहाँ पे जेड -1 आ गया, यहाँ पे जेड था और यहाँ पे क्या आ गया -1। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें जो अन्य नाभिक बनेगा वो क्या बनेगा, जेड में क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा। यानी इन सबको मैं ऐड करता हूँ तो -1 प्लस जेड प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो, तो वापस क्या बचेगा आपका जेड। तो जेड जो जेड था वो जेड प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। जो ए था उसमें ए में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और जब इलेक्ट्रॉन होता है तो इसमें कोई भी ये वाला पार्टिकल रहता है, इसमें जो इसका आवेश होता है वो क्या होता है, एक तरह से जो द्रव्यमान संख्या जिसे अपन मास नंबर बोलते हैं वो 0 रहता है, जो जेड होता है वो -1 होता है। या फिर यदि चार्ज के बेस पे बात करें, इसका चार्ज कितना हो जाएगा आपका, एक तरह से जेड ये हो जाएगा, इसका -E हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा अपना Z+1E। इस टाइप से अपन इसका आवेश की बात कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जब भी ऐसी कोई रिएक्शन आती है जिसमें जेड में क्या हो जाए, एक बढ़ जाए, और ए में कोई भी चेंज ना हो, एक क्या रहे अपना अपरिवर्तित रहे, तो ये आपका क्या कहलाता है, बीटा माइनस डीके कहलाता है। क्या कहलाता है, बीटा माइनस डीके कहलाता है। साथ में क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन। अब इसमें एक पाउली की परिकल्पना आती है, क्या आती है, आपने पढ़ी होगी कि पाउली की परिकल्पना क्या होती है। तो अपन यदि इस पाउली की परिकल्पना की बात करें, किसकी बात करें, पाउली की परिकल्पना की, तो पाउली की परिकल्पना क्या कहती है कि यदि आपके पास ये कोई जेड एक्स नाभिक है, इसके साथ में क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ क्या निकल रहा है, Z+1 तो पाउली की परिकल्पना कहती है कि इसमें सारी चीज अभिक्रिया से पहले और सारी चीज अभिक्रिया के बाद क्या होनी चाहिए, कंजर होनी चाहिए। तो वहां पे आप यदि आवेश संरक्षण देखोगे तो देखो यहाँ पे आवेश कंजर हो रहा है, आवेश इसका इसका और इसका इक्वल होना चाहिए। इन दोनों के आवेश को ऐड करें तो वो इसके इक्वल आना चाहिए। यदि मास नंबर की भी बात करूं तो द्रव्यमान संख्या भी क्या होनी चाहिए आपके पास, एक तरह से कंजर होनी चाहिए। यदि मैं बात करता हूँ किसकी, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण या द्रव्यमान ऊर्जा संबंध या ऊर्जा की बात करता हूँ, आइंस्टीन का रिलेशन पता E=mc²। यदि मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें ये जो एनर्जी है वो इसके इक्वल नहीं आती। क्यों, इसकी जो एनर्जी आएगी वो आपकी अलग आएगी, यानी जो E(x) है वो आपका अलग आएगा, ई इलेक्ट्रॉन और E(y). यदि मैं इन दोनों के ये वाला कंजर्व कराऊं तो ये यहाँ पे इक्वल नहीं आती। क्यों नहीं आती, तो देखो यहाँ पे एक तो इसका मास चेंज हो जाता है, E= क्या होता है, mc², c² तो सारों में सेम टर्म रहेगी, बट इसमें क्या आ जाएगा, x है तो इसका मास अलग हो जाएगा, इसका मास अलग हो जाएगा और इसका मास अलग हो जाएगा। तो इस टाइप से मैं कह सकता हूं कि जो इसका मास होता है वो कभी भी सेम नहीं होता, सारे पार्टिकल का अलग अलग है। तो एक तरह से जो ऊर्जा संबंध होता है या आइंस्टीन का जो ऊर्जा रिलेशन होता है, एनर्जी रिलेशन होता है, वो यहाँ पे क्या होता है, कंजर्व नहीं हो पाता। जब वो कंजर्व नहीं होता तो पाउली ने क्या बताया कि इसको कंजर्व कराने के लिए साथ में एक और पार्टिकल निकलता है जिसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो। जिसका नाम क्या है, एंटी न्यूट्रिनो। तो पाउली ने बताया कि ये एक जीरो आवेश का, जीरो मास का एक पार्टिकल होता है, उदासीन होता है, जो क्या करता है, यहाँ पे निकलता है साथ में। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, जब पॉजिट्रॉन निकलेगा तो उसके साथ क्या निकलेगा, न्यूट्रिनो निकलेगा। तो इसका कंसेप्ट तो अपन पाउली की परिकल्पना में पढ़ेंगे, तो अभी तो फिलहाल इसकी बात नहीं करें, अभी तो केवल आपको ये देखना है कि बीटा डीके क्या होता है।
तो अपन ने देखा कि जो बीटा माइनस डीके है वो क्या करता है, जो एक्स नाभिक है जेड एक्स से क्या आपका कोई डॉटर न्यूक्लियाई है, वो 3 कणों में विभाजित हो जाता है, यानी 3 कणों में क्या करता है, डीके करता है। फर्स्ट आ जाता है उसका इलेक्ट्रॉन जिसे बीटा माइनस कण कहते हैं, सेकंड आता है उसका अन्य नाभिक जिसे अपन पेरेंट न्यूक्लियाई कहते हैं, और साथ में निकलता है अपना एंटी न्यूट्रिनो। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब इसमें सेम इसका जो ऑपोजिट होता है वो इसके बीटा प्लस में होता है। अब बीटा प्लस की बात करें तो देखो बीटा प्लस में क्या आएगा आपके पास, यदि मैं ले लू यहाँ पे जेड एक्स से, क्या ले लिया मैंने, जेड एक्स से, और जब ये जेड एक्स से क्या करता है बीटा प्लस डीके में क्या निकालता है, आपको भी पता है कि वो पॉजिट्रॉन निकालता है। क्यों, पॉजिट्रॉन का मतलब कहां से निकलेगा, बीटा प्लस डीके है तो वो क्या किस में डीके करेगा, पॉजिट्रॉन में। तो पॉजिट्रॉन के रूप में ये डीके होगा तो ये क्या हो जाएगा, +1 E0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +1 E0। जब +1 E0 होगा तो इसके साथ में क्या आएगा, जो अन्य नाभिक है वो किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे +1 आ गया, इसका मतलब जेड यहाँ पे क्या आना चाहिए, -1, तो जेड -1/a। तो देखो ये न्यूक्लियस चेंज हो गया, जो नाभिक ZXA था वो न्यूक्लियस क्या बन गया, Z-1/a बन गया। अब इसके साथ कौन सा पार्टिकल निकलता है, तो इसके साथ निकलता है आपका न्यूट्रिनो। क्या निकलता है, न्यूट्रिनो। तो वही द्रव्यमान ऊर्जा जो संबंध होता है वो कंजर्व नहीं हो पाता, उसकी वजह से अपने पास एक और पार्टिकल आता है न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, जिसकी परिकल्पना पाउली ने दी थी। तो उसके बेस पे यहाँ पे 3 पार्टिकल निकलते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका बीटा माइनस डी के, जहां पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, साथ में एंटी न्यूट्रिनो आता है तो वो बीटा माइनस डी के है। साथ में पॉजिट्रॉन होता है और एंटी न्यूट्रिनो होता है, तो यहाँ सॉरी न्यूट्रिनो होता है, तो यहाँ पे कौन सा है, डी के है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला प्रोसेस आपका बीटा माइनस डी के और ये वाला प्रोसेस बीटा प्लस डी के। अब यदि मैं कहता हूं कि यहाँ पे कोई न्यूट्रॉन है, आपने देखा है कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 2 पार्टिकल होते हैं जो नाभिक के अंदर होते हैं। यदि मैं कहता हूं कि न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करूं और प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करूं तो कौन सा डीके होगा, तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यदि कोई न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो कौन सा डीके होना चाहिए इसमें, और प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में कौन सा डीके होगा। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि न्यूट्रॉन यदि प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो कौन सा डीके करता है, और प्रोटॉन यदि न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो कौन सा डीके करता है। तो मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो कौन सा डीके है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो कौन सा डीके होगा, बताइए इसका आंसर। बीटा प्लस किसका होगा, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन या प्रोटॉन से न्यूट्रॉन का, साथ में ये भी लिखना। प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में बीटा प्लस। देखो दीपक ने आंसर दिया है कि प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में यदि कन्वर्ट होता है तो उसमें बीटा प्लस होता है। देख लेते हैं बीटा प्लस होता है क्या। तो देखो ये क्या आपके पास प्रोटॉन है, ये क्या आपके पास प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन में क्या होता है एक तरह से 0p1, क्या होता है 0p1, 0p1 न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। सॉरी अब देखो मुझे ये आपके पास क्या है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है आपके पास, 1p1 होता है या 0p1 होता है, 1p1 होता है। क्या होता है आपके पास, 1p1 होता है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास प्रोटॉन, या तो प्रोटॉन को आप ऐसे लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 1h1 की टर्म में, बट यहाँ पे प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो इसका सिंबल ये होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन का होता है -1 E0, पॉजिट्रॉन का होता है +1 E0, वैसे प्रोटॉन का क्या होता है 1p1। क्या होता है आपके पास 1p1। अब मैं कह रहा हूं इसमें बन रहा क्या है, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन बनेगा तो 0n1 बनेगा। क्या बनेगा, 0n1 बनेगा। जब ये 0n1 बनेगा तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे क्या आ गया, देखो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे क्या था 1 था, यहाँ पे 0 आ गया, यानी यहाँ पे साथ में क्या आना चाहिए आपके पास +1। और जब यहाँ पे +1 आएगा तो ये कौन सा डीके करेगा, तो जब ये हो जाएगा आपके पास 1E0। क्या हो जाएगा 1E0। तो देखो यहाँ पे ये प्रोटॉन था, वो यदि न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे क्या निकलता है आपका पॉजिट्रॉन निकलता है। क्यों, क्योंकि यहाँ कितना आया है +1। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे ये वाला जो डीके है वो कौन सा डीके, एक तरह से बीटा प्लस डीके है, क्योंकि इसमें क्या निकला है पॉजिट्रॉन। और जब पॉजिट्रॉन निकलता है तो पॉजिट्रॉन के साथ आप ये भी लिख सकते हो कि उसके साथ कौन सा पार्टिकल निकलता है, एक तरह से बीटा प्लस है, बीटा प्लस है तो इसके साथ क्या निकलेगा, न्यूट्रिनो निकलेगा। सेम ये कंसेप्ट होगा इसमें। यदि 0n1 है उसको मैं यदि प्रोटॉन में कन्वर्ट करता हूँ तो प्रोटॉन के लिए क्या आना चाहिए आपके पास 1p1 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पर ये आपका जेड जो आपका एटॉमिक नंबर होता है जेड, उसको कंजर्व कराना है, तो इधर 0 है तो इधर भी 0 आना चाहिए, तो यहाँ 1 आ गया तो यहाँ क्या आएगा -1। और आप जानते हो कि -1 के साथ क्या आता है 1E0 आता है, और साथ में जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये क्या निकलेगा एंटी न्यूट्रिनो। तो मैं कह सकता हूं कि जो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनता है, यानी जब न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनता है तो इसमें तो डीके आता है आपका बीटा माइनस, और जो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनता है इसमें डीके आता है आपका बीटा प्लस। तो इस तरीके से ये डीके होता है, बीटा माइनस और बीटा प्लस डीके होता है, इस टाइप से होता है।
तो सबसे पहले तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि इसमें कुछ पार्टिकल निकलते हैं, तो बीटा माइनस में इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो आता है, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पाउली की परिकल्पना के आधार पर आते हैं। बीटा प्लस डीके की बात करें तो इसमें क्या आता है, पॉजिट्रॉन आता है और न्यूट्रिनो आता है। इसमें कंफ्यूजन मत होना, कंफ्यूजन में आपको कई बार ये होता है, इसके सिंबल आपको ध्यान नहीं रहते, तो सिंबल इनके ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन के लिए -1 E0 होता है, पॉजिट्रॉन के लिए 1 E0 होता है, प्रोटॉन के लिए 1P1 होता है। क्लियर? तो इस टाइप से अपन इसके बारे में पहले बीटा डी के बारे में लिखेंगे, उसके बाद अपन देखते हैं कि बीटा और डीके में और क्या क्या होता है, इसका स्पेक्ट्रम कैसा होता है। तो फर्स्ट लगाइए आप बीटा डीके और उसमें लिखिए, पहले तो आप ओनली बीटा डीके लगाओ और उसमें लिखो कि वह प्रक्रिया जिसमें नाभिकों से वह प्रक्रिया जिसमें नाभिकों से वह प्रक्रिया जिसमें नाभिकों से बीटा कणों का उत्सर्जन होता है, वह प्रक्रिया जिसमें नाभिकों से बीटा कणों का उत्सर्जन होता है, बीटा डीके कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसमें नाभिकों से बीटा कणों का उत्सर्जन होता है, बीटा डीके कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसमें नाभिकों से बीटा कणों का उत्सर्जन होता है, बीटा डीके कहलाता है। अतः बीटा डीके के द्वारा 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 न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में और प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः बीटा डीके के द्वारा न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में और प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः बीटा डीके के द्वारा न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में और प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में परिवर्तित किया जा सकता है। फिर लिखिए बीटा डीके 3 प्रकार का होता है। बीटा डीके 3 प्रकार का या 3 प्रकार से होता है। बीटा डीके 3 प्रकार से होता है। फर्स्ट लगाइए बीटा माइनस डीके। फर्स्ट लगाइए बीटा माइनस डीके। तीनों के नाम आपको पता ही होंगे, पहले अपन ने फ्लो चार्ट में लिखा है। एक तो बीटा माइनस डीके, एक बीटा प्लस डीके और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण। तो फर्स्ट लगाइए बीटा माइनस डीके और उसमें लिखिए बीटा माइनस डीके में, बीटा माइनस डीके को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की प्रक्रिया भी कहते हैं। बीटा माइनस डीके को इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की प्रक्रिया भी कहते हैं। बीटा माइनस डीके को इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की प्रक्रिया भी कहते हैं। बीटा माइनस डीके को इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की प्रक्रिया भी कहते हैं। क्योंकि बीटा माइनस डीके में नाभिक से उच्च ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। क्योंकि बीटा माइनस डीके में नाभिक से उच्च ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। बीटा माइनस डीके में नाभिक से उच्च ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस उत्सर्जन के कारण मूल नाभिक के एक परमाणु में वृद्धि हो जाती है। मूल नाभिक के एक परमाणु, क्रमांक भी लिख सकते हो या परमाणु लिख सकते हो। मूल नाभिक के एक परमाणु में वृद्धि हो जाती है और द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है।
मूल नाभिक के एक परमाणु में वृद्धि हो जाती है और द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। मूल नाभिक के एक परमाणु में वृद्धि हो जाती है और द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। यह न्यूट्रॉन श्रेय की नाभिकीय अभिक्रिया भी कहलाती है। यह न्यूट्रॉन श्रेय की नाभिकीय अभिक्रिया भी कहलाती है। न्यूट्रॉन देखो, न्यूट्रॉन पार्टिकल है वो डीके करके ये 3 पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए इसे न्यूट्रॉन डीके अभिक्रिया या न्यूट्रॉन श्रेय नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। जो बीटा माइनस डीके में दोनों रिएक्शन लिखी हुई है, उन दोनों रिएक्शन को नोट करिए। जो बीटा माइनस डीके में ये दोनों रिएक्शन लिखी हुई है, इस ये दोनों रिएक्शन को नोट करिए। फिर सेकंड लगाइए बीटा प्लस डीके। सेकंड लगाइए बीटा प्लस डीके और बीटा प्लस डीके में लिखिए बीटा प्लस श्रेय को या बीटा प्लस डीके को पॉजिट्रॉन उत्सर्जन की प्रक्रिया भी कहते हैं। बीटा प्लस डीके को पॉजिट्रॉन उत्सर्जन की प्रक्रिया भी कहते हैं। बीटा प्लस डीके को पॉजिट्रॉन उत्सर्जन की प्रक्रिया भी कहते हैं। क्योंकि बीटा प्लस डीके में क्योंकि बीटा प्लस डीके में क्योंकि बीटा प्लस डीके में नाभिक से उच्च ऊर्जावान पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है। क्योंकि बीटा प्लस डीके में नाभिक से उच्च ऊर्जावान पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है। क्योंकि बीटा प्लस डीके में नाभिक से उच्च ऊर्जावान पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस उत्सर्जन के कारण इस उत्सर्जन के कारण इस उत्सर्जन के कारण मूल नाभिक के परमाणु में एक की कमी हो जाती है। इस उत्सर्जन के कारण मूल नाभिक के परमाणु में एक की कमी हो जाती है। मूल नाभिक के परमाणु में एक की कमी हो जाती है और द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। और द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। और द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। बीटा प्लस डीके में नाभिक में उपस्थित बीटा प्लस डीके में नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन कण बीटा प्लस डीके में नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन कण न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है। बीटा प्लस डीके में नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन कण न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है और पॉजिट्रॉन कण का उत्सर्जन होता है। और पॉजिट्रॉन कण का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन लिख लीजिए बीटा प्लस डीके की।
और नेक्स्ट इसी में लिख लीजिए, इसी में अपन कवर करते हैं पाउली की परिकल्पना। तो देखो आपके पास दो टाइप की रिएक्शन भी लिखी हुई है आपके सामने, एक प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट किया है और एक न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट किया है। तो ये दो रिएक्शन है। अब ये दोनों रिएक्शन होती क्या है, इसमें क्या क्या होता है और पाउली की परिकल्पना क्या होती है वो समझो। यहाँ पे देखो कौन सा डीके आपके पास एक तरह से बीटा माइनस डीके है और यहाँ पर कौन सा डीके आपके पास बीटा प्लस डीके है। अब पाउली क्या कहता है, देखो अपन ने यहाँ पे क्या क्या कंजर्व कराया। सबसे पहले तो अपन ने कंजर्व कराया क्या, आवेश संरक्षण। क्या कंजर्व कराया अपन ने, आवेश संरक्षण। यानी आवेश रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद इक्वल था, या फिर मैं कह सकता हूँ उसका जो परमाणु क्रमांक है वो भी इससे पहले और इसके बाद क्या था, इक्वल था। तो आवेश संरक्षण तो इसमें क्या होता है, कंजर्व होता है। यदि मैं बात करता हूँ उसके द्रव्यमान संख्या की या मास नंबर की, तो द्रव्यमान संख्या का भी क्या होता है, इसमें कंजर्वेशन होता है। बट इसमें यदि मैं द्रव्यमान ऊर्जा किसकी बात करूं, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध की बात करता हूं, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध की बात करता हूं, जो होता है आपके पास E इज इक्वल टू mc²। तो ये यहाँ पे भी कंजर्व नहीं होता। तो पाउली ने क्या किया कि देखो आवेश संरक्षण यहाँ पे मान्य है, द्रव्यमान संख्या मान्य है, यानी इन दोनों का तो कंजर्वेशन हो जाता है। तो न्यूक्लियर या पार्टिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितने भी रूल्स है आपके पास, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद सभी क्या होने चाहिए, कंजर्व होने चाहिए। तो वहां पे सारे रूल यहाँ पे कंजर्व नहीं हो पाते। तो जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है, वैसे तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध आता है वो किसमें आता है, एक तरह से आपका जो आपने पार्टिकल फिजिक्स पढ़ी है वहां पे मैंने बताया था कि जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है वो एग्जैक्ट में आता है या अप्रोक्सीमेट में आता है, बताइए जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि जो अपन ने पार्टिकल फिजिक्स पढ़ी है उसमें द्रव्यमान ऊर्जा संबंध मास एनर्जी रिलेशन आता है वो अप्रोक्सीमेट में आता है या एग्जैक्ट में आता है। बताइए कमेंट करके कि कौन सा आएगा यहाँ पे, अप्रोक्सीमेट है या एग्जैक्ट है ये वाला द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। बताओ, आपने पार्टिकल फिजिक्स पढ़ी है, सारे नियम भी पढ़े कि ये अप्रोक्सीमेट होगा या एग्जैक्ट होगा, कौन सा भाग है ये, एग्जैक्ट। बिल्कुल, जब एग्जैक्ट होता है तो मैंने बताया था कि एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ है। तो एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ का मीनिंग क्या होता है आपके पास कि ये सभी अभिक्रिया में क्या होने चाहिए, कंजर्व होने चाहिए, सभी अभिक्रिया इसमें क्या होनी चाहिए, कंजर्व होनी चाहिए। तो देखो जब ये एग्जैक्ट नियम है आपके पास, एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ में आता है, इसका मतलब ये भी यहाँ भी क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। तो फिर पाउली ने क्या किया कि पाउली ने ये बताया कि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो साथ में क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो उसके साथ एक ऐसा पार्टिकल और निकलता है जिसका आवेश भी क्या हो, जीरो हो, जिसका आवेश क्या होता है, शून्य होता है। द्रव्यमान भी क्या होता है, शून्य होता है। द्रव्यमान भी क्या होता है, शून्य होता है। और जो इसकी स्पिन होती है वो एक तरह से क्या होती है, 1/2 या h/2 के फॉर्म में होती है। तो एक ऐसा पार्टिकल निकलता है जो क्या बताता है यहाँ पे कि जिसका आवेश शून्य हो, द्रव्यमान शून्य हो और स्पिन ये हो। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ऐसा एक पार्टिकल निकलता है साथ में जिसका नाम है यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो, और वहां पे निकलेगा वो निकलेगा न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की जो परिकल्पना है वो किसने बताई, यहाँ पे पाउली ने बताई थी। किसने बताई थी, पाउली ने। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि अब अपन यदि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध यहाँ पे बताएं, अब देखो आप कहोगे कि इसका मास जब शून्य होता है तो ये वाला क्या रिलेशन फॉलो करेगा। यदि मैं कहता हूं कि इसका मास शून्य होता है तो क्या ये रिलेशन फॉलो करेगा। तो एम में और यदि ये एक रेस्ट में होता है तो आपने एक पढ़ा होगा रिलेटिविटी में कि m इज इक्वल टू m0 1 माइनस v² अपॉन में c², एक ऐसा रिलेशन और आता है। यदि यहाँ पे इसका मास शून्य है तो वो किस पर डिपेंड करेगा, इस टाइप से इस फॉर्मूले पर डिपेंड करेगा और यहाँ से इसका मास निकाला जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये एंटी न्यूट्रिनो आने के बाद इसमें सारी जो क्वांटिटी है या जितने भी कंजर्वेशन लो है वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, एग्जैक्ट सही हो जाते हैं, कंजर्वेशन हो जाता है। तो यहाँ पे पता लगता है कि ये जो पार्टिकल है ये क्या निकालता है, साथ में इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो निकालता है। तो सेम यही कंसेप्ट इसमें भी आएगा कि यदि आपके पास कोई 1p1 है तो इसमें भी वही आवेश संरक्षण का नियम लागू हो रहा है, द्रव्यमान संख्या क्या हो रहा है, बट जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है आइंस्टीन का E इक्वल टू mc² रिलेशन है वो यहाँ पे नहीं हो रहा। तो उसके लिए इसने क्या बताया कि यहाँ पे कौन सा पार्टिकल निकलता है, पॉजिट्रॉन के साथ कौन सा निकलता है, न्यूट्रिनो निकलता है। क्या निकलता है, न्यूट्रिनो निकलता है। यदि मैं इसके स्पिन की बात करता हूँ, यदि मैं इसके स्पिन की बात करता हूँ तो देखो इस इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन है इसकी भी स्पिन आप 1/2 मानते हो, प्रोटॉन की स्पिन भी आप 1/2 मानते हो और इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी 1/2 मानते हो। तो देखो
ये 1/2 है, ये क्या 1/2 1/2 1 हो रही है। यदि ये न्यूट्रिनो नहीं होता यहाँ पे तो क्या ये 1 होता और ये 1/2 होता तो कंजर्वेशन हो पाता क्या, नहीं हो पाता स्पिन का। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये एंटी न्यूट्रिनो, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एक तरह से न्यूट्रिनो के लिए H 1/2, एंटी न्यूट्रिनो के लिए 1/2, ये यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट होगा और आपको क्या देगा, एक तरह से 1/2 देगा। तो इस टाइप से अपन स्पिन भी इसमें कंजर्वेशन करा सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि स्पिन कंजर्वेशन के लिए भी ये सही हो जाता है। और स्पिन कंजर्व करा के देखा अपन ने कि अब इसमें 1/2 इधर भी आ रहा है, 1/2 इधर भी आ रहा है। इसलिए पाउली ने बताया कि यहाँ पे कौन सा पार्टिकल निकलता है, साथ में एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। तो जो पाउली ने बताया वो यही चीज थी कि इसमें कुछ नियम तो मान्य होते हैं, कुछ नियम मान्य नहीं होते। तो जो और न्यूक्लियर या पार्टिकल फिजिक्स के बेस में सारे नियम इसमें क्या होने चाहिए, मान्य होने चाहिए, कंजर्व होने चाहिए। तो सारे नियम को कंजर्व कराने के लिए उन्होंने एक पार्टिकल की परिकल्पना दी जिसका नाम था न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। और इसके बेस पे इन्होंने क्या बताया कि ये कुछ द्रव्यमान रहित और आवेश रहित पार्टिकल यहाँ पे निकलते हैं। तो लिखिए आप पाउली की परिकल्पना में, पाउली की परिकल्पना में लिखिए, एक इसमें ये भी ध्यान रखना, ये जो पार्टिकल का नामकरण दिया है पाउली ने, तो ये कंसेप्ट बताया था कि ये कुछ इसके साथ क्या निकलता है, कुछ ना कुछ पार्टिकल निकलते हैं। और पाउली ने तो क्या किया था, केवल कंसेप्ट बताया था। क्या बताया था, कंसेप्ट बताया था कि इसके साथ कुछ ना कुछ पार्टिकल निकलते हैं। बट इस पार्टिकल का जो नाम दिया वो किसने दिया, फर्मी ने दिया। किसने दिया, फर्मी वैज्ञानिक ने दिया। तो इसके जो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो नाम दिए गए वो किसने दिया, आपको फर्मी ने दिए। क्लियर। लिखिए इसमें, नाभिकीय भौतिकी के अनुसार बीटा डीके की दो विक्रियाएं प्राप्त होती है। नाभिकीय भौतिकी के अनुसार बीटा डीके की दो विक्रियाएं प्राप्त होती है। नाभिकीय भौतिकी के अनुसार बीटा डीके की दो विक्रियाएं प्राप्त होती है। तो ये दोनों रिएक्शन लिख लो पहले, दोनों रिएक्शन लिख लो, ये वाली और ये वाली, बीटा माइनस बीटा प्लस, दोनों एक साथ रिएक्शन लिख लो इसको। और आप चाहो तो यहाँ पे यदि ऐसा लिखना हो तो इसको एक बार हटा देना, इसके बाद थ्योरी लिखना, फिर आप ये वाला लिखना है न्यूट्रन। पहले ये रिएक्शन लिखो फिर ये रिएक्शन लिखो, क्योंकि जो बीटा माइनस डीके बताता है वो तो केवल इतना ही बताता है कि बीटा माइनस डीके में अपन न्यूट्रिनो नहीं मानते। बट ये रिएक्शन जब भी पूरी होती है जब न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो आता है। तो पहले अपन ये रिएक्शन दोनों लिखो, इसके बाद कुछ थ्योरी लिखेंगे, जो मैंने कंसेप्ट बताया वो लिखेंगे, इसके बाद अपन न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो ऐड करेंगे। लिखिए इसमें कि इन नाभिकीय अभिक्रिया में आवेश संरक्षण और द्रव्यमान संख्या संरक्षण नियम के लिए मान्य है। या फिर ऐसे लिखो, यह नाभिकीय अभिक्रिया आवेश संरक्षण और द्रव्यमान संख्या संरक्षण नियम के लिए मान्य है। यह नाभिकीय अभिक्रिया आवेश संरक्षण और द्रव्यमान संख्या संरक्षण के लिए मान्य है। अर्थात अभिक्रिया से पूर्व व अभिक्रिया के पश्चात, आवेश तथा द्रव्यमान संख्या समान प्राप्त होती है। अर्थात अभिक्रिया से पूर्व व अभिक्रिया के पश्चात आवेश तथा द्रव्यमान संख्या समान प्राप्त होती है। ये अभिक्रियाएं द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम के लिए मान्य नहीं है। यह अभिक्रियाएं द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम के लिए मान्य नहीं है। यह अभिक्रिया द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम के लिए मान्य नहीं है। यह अभिक्रियाएं द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम के लिए मान्य नहीं है, जो कि एक आइंस्टीन का सूत्र है। नई लाइन से लिखो, नाभिकीय भौतिकी के अनुसार बीटा डीके की यह अभिक्रिया मान्य है। नाभिकीय भौतिकी के अनुसार बीटा डीके की यह अभिक्रिया मान्य है।
नाभिकीय भौतिकी के अनुसार बीटा डीके की यह अभिक्रिया मान्य है, लेकिन कण भौतिकी के अनुसार लेकिन कण भौतिकी के अनुसार लेकिन कण भौतिकी के अनुसार वे ही नाभिकीय अभिक्रिया मान्य होती है लेकिन कण भौतिकी के अनुसार वे ही नाभिकीय अभिक्रिया मान्य होती है जो कि आवेश संरक्षण नियम का पालन करती है जो कि आवेश संरक्षण नियम का पालन करती है जो कि आवेश संरक्षण नियम का पालन करती है। इसलिए 1930 में इसलिए 1930 में इसलिए 1930 में पाउली ने एक परिकल्पना दी इसलिए 1930 में पाउली ने एक परिकल्पना दी। इसमें बताया कि नाभिकीय अभिक्रिया में एक कण उपस्थित होता है। इसमें बताया कि नाभिकीय अभिक्रिया में एक कण उपस्थित होता है नाभिकीय अभिक्रिया में एक कण उपस्थित होता है और इस कण का द्रव्यमान शून्य होता है और इस कण का द्रव्यमान शून्य होता है और इस कण का द्रव्यमान शून्य होता है। यह एक उदासीन कण होता है यह एक उदासीन कण होता है यह एक उदासीन कण होता है जो कि उच्च ऊर्जा की अवस्था में उपस्थित होता है जो कि उच्च ऊर्जा की अवस्था में उपस्थित होता है जो कि उच्च ऊर्जा की अवस्था में उपस्थित होता है। पाउली की परिकल्पना में उपस्थित कण का नाम फर्मी वैज्ञानिक ने दिया। पाउली की परिकल्पना में उपस्थित कण का नाम फर्मी वैज्ञानिक ने दिया। पाउली की परिकल्पना में उपस्थित कण का नाम फर्मी वैज्ञानिक ने दिया। फर्मी के अनुसार यह कण न्यूट्रिनो होता है। फर्मी के अनुसार यह कण न्यूट्रिनो होता है तथा इसका प्रतिकण प्रति न्यूट्रिनो होता है। फर्मी के अनुसार यह कण न्यूट्रिनो होता है तथा इसका प्रतिकण प्रति न्यूट्रिनो होता है। और न्यूट्रिनो की स्पिन 1/2 होती है और न्यूट्रिनो की स्पिन 1/2 होती है और न्यूट्रिनो की स्पिन 1/2 होती है। तो देखो यहाँ पे ये वाला लिखना है आपको। अब ये रिएक्शन लिख लीजिए वापस। देखो पहले जो रिएक्शन थी वो नाभिकीय अभिक्रिया में तो मान्य होती है, बट जब पार्टिकल फिजिक्स की बात करते हैं तो पार्टिकल फिजिक्स में जो एग्जैक्ट द्रव्यमान ऊर्जा संबंध होता है वो भी एग्जैक्ट के अंदर आता है, तो वो भी कंजर्व होना चाहिए। तो वो कंजर्व नहीं हो पाता या स्पिन कंजर्व नहीं हो पाती, तो उसके बेस पे पाउली ने कंसेप्ट बताया और वहां पे वैज्ञानिक था फर्मी, उन्होंने नाम दे दिया कि यहाँ पे कुछ और 2 पार्टिकल और निकलते हैं जिनका नाम है न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। तो अब ये दोनों रिएक्शन नोट कर लीजिए। दोनों रिएक्शन नोट कर लीजिए। कर दी होगी।
कर दिया तो नेक्स्ट टॉपिक लगाइए बीटा कर्ण स्पेक्ट्रम। बीटा कर्ण स्पेक्ट्रम, बीटा कर्ण स्पेक्ट्रम। तो देखो बीटा कर्ण स्पेक्ट्रम में क्या होता है, आप जानते हो कि कोई भी पार्टिकल या कोई भी न्यूक्लियस है, वो यदि क्या करता है, बीटा डीके करता है। तो अपन बात करते हैं कि कोई भी न्यूक्लियस होगा या कोई भी नाभिक होगा, मान लिया कि कोई ZX क्या आपका कोई नाभिक है, वो क्या करता है, कोई ना कोई बीटा डीके करता है। तो अपन ने देखा कि बीटा डीके करता है तो वहां पे कुछ 3 पार्टिकल अपन को मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो मिलेगा, या तो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा या पॉजिट्रॉन मिलेगा, या फिर बीटा माइनस मिलेगा या बीटा प्लस मिलेगा। इन दोनों में से कोई एक पार्टिकल मिलेगा। इसके साथ क्या मिलेगा, यदि इलेक्ट्रॉन है तो एंटी न्यूट्रिनो मिलेगा, यदि पॉजिट्रॉन है तो न्यूट्रिनो मिलेगा। और इसके साथ में क्या मिलेगा, इसके साथ में मिलता है अपना कोई अन्य नाभिक वाई। क्या मिलता है, अन्य नाभिक वाई। तो इसमें अपन क्या देखते हैं कि कोई एक नाभिक था एक्स, वो वाई में तो कन्वर्ट हो गया। बट यहाँ पे देखो, यदि मैं ZX की बात करता हूँ और यहाँ पे मैं निकालता हूँ क्या -1 या बीटा माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एंटी न्यूट्रिनो, प्लस ये क्या आ जाएगा जेड, ये क्या आ जाएगा वाई। अब यहाँ पे जब -1 आता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Z+1A। एक रिएक्शन आपकी ये थी, ZX से आता है, और इसमें क्या आता है आपका, यदि बीटा प्लस निकालते हो तो यहाँ पे न्यूट्रिनो निकलता है और साथ में क्या आ जाता है वाई Z-1A। ये रिएक्शन आती है आपकी, अलग अलग ही लिख लेना, दो में कंफ्यूज हो जाओगे। तो जब ये रिएक्शन दोनों अलग अलग मैंने लिख ली, तो बीटा कर्ण स्पेक्ट्रम क्या बताता है, क्या बताता है बीटा कर्ण स्पेक्ट्रम, कि यदि मैं क्या करूं इस पार्ट, अब इसका क्या देखना है, स्पेक्ट्रम देखना है। जैसे अपन ने अल्फा कण का स्पेक्ट्रम देखा था, तो अल्फा कण की ऊर्जा और अल्फा कण की संख्या में एक सरल रेखा मिली थी। इस टाइप से अपन ने कुछ रेखा बनाई थी इस टाइप से, तो वहां पर अपन को क्या मिली थी, एक सरल रेखा के रूप में मिला था। अब यहाँ पे अपन को क्या देखना है, यहाँ पे अपन को देखना है कि जो बीटा कण का स्पेक्ट्रम है वो कैसा मिलेगा। तो इसका मीनिंग कहाँ से निकालेंगे, कि यदि मैं क्या मानूं, देखो यहाँ पे इसका एनर्जी का मीनिंग कैसे निकालेंगे, यदि मैं इस बीटा कण की ऊर्जा क्या मानता हूँ, शून्य मानता हूँ। क्या मानता हूँ, इस बीटा कण की ऊर्जा शून्य मानता हूँ। यदि मैं इसकी एनर्जी 0 ले लूं, क्या ले लूं, इसकी एनर्जी चाहे बीटा माइनस हो या बीटा प्लस हो, कोई सा भी हो, इसमें से बीटा कण की ऊर्जा यदि मैं शून्य ले लूं, तो इन दोनों की क्या होगी, एक तरह से एनर्जी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, एक तरह से इसकी दो कुछ एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। यदि इसकी एनर्जी 0 हो जाती है तो ये पार्टिकल क्या करेंगे, उच्च ऊर्जा से विकसित होंगे। क्या होंगे आपके पास, उच्च ऊर्जा से विकसित होंगे। मैं कह सकता हूं कि कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी एनर्जी की। तो मैं कह सकता हूं कि यदि मैं इसको 0 लेता हूं तो जो पार्टिकल की एनर्जी है, अब जैसे मैंने मान लिया कोई नाभिक था, वो नाभिक यदि बीटा डीके करता है तो कुछ एनर्जी को इमिट करता है या कुछ एनर्जी के साथ वो डीके करता है। तो यदि इसकी एनर्जी मैं 0 मानता हूं तो वो एनर्जी किसके पास जाएगी, इन दोनों के पास जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि इसमें मान लिया कि 0 से Q, या कोई एनर्जी ले ली मैंने, Q ले ली, कितनी ले ली, Q। तो कोई डीके करने के लिए उसको Q एनर्जी वो बाहर निकालता है, तब इसकी ऊर्जा यदि 0 माने तो ये एनर्जी क्या करेगा, ये जो ये Q एनर्जी है वो इनको मिल जाएगी। अब यदि मैं कहता हूं कि यहाँ पे इस बीटा के अलावा कोई और दूसरा न्यूक्लियस है, उसके पार्टिकल की एनर्जी क्या हो जाए, Q हो जाए, तो पहले तो उसकी क्या मानी थी, शून्य मानी थी। पहले तो क्या मानी थी अपन ने, शून्य मानी थी। यानी देखो इस पार्टिकल की तो ऊर्जा 0 मानी थी, तो इनको एनर्जी कुछ ना कुछ मिल रही थी। अब इनका मैं ऑपोजिट करूं कि यदि बीटा को यदि Q ऊर्जा मिले, बीटा को यदि Q ऊर्जा मिले, तो इनकी ऊर्जा क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इनकी ऊर्जा क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो देखो बीटा डीके में आपके पास यही प्रोसेस होता है, कोई नाभिक यदि एक्स वाई में बीटा डीके में कन्वर्ट होता है, तो इसमें क्या होगा आपके पास, यदि इस बीटा पार्टिकल की एनर्जी 0 है तो फिर जो एनर्जी है वो किसको मिलेगी, इन दोनों को मिलेगी। यदि इसकी एनर्जी Q है या इसकी एनर्जी Q है तो फिर इन दोनों को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस टाइप से इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी, ऐसा तो है नहीं कि एनर्जी नहीं होगी, तो इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। तो एनर्जी होने के लिए क्या करते हैं अपन, यहाँ पे एक कर्व बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं ऊर्जा MeV। क्या ले ली अपन ने, ऊर्जा ले ली, और यहाँ पे ले ली मैंने बीटा कणों की संख्या ले ली। क्या ले ली, बीटा कणों की संख्या ले ली। तो ये क्या होता है, देखो Q एनर्जी कभी भी यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यू नहीं दे रही, क्या दे रही है अपन को, कंटिन्यूस वैल्यू दे रही है। इसका मान यदि 0 लो लोगे तो ऊर्जा इसके पास आ जाएगी, यदि इसको Q ले लोगे तो इनका मान 0 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो एनर्जी होती है वो कुछ सतत स्पेक्ट्रम की तरह देती है। तो सतत स्पेक्ट्रम आपका ये वाला बनता है, तो इस टाइप से इसका कुछ सतत स्पेक्ट्रम बनता है। इस टाइप से क्या बनता है इसका
बीटा कण का ग्राफ बनता है। तो ये आपका कहलाता है कि जो बीटा ऊर्जा स्पेक्ट्रम होता है या बीटा कण का जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, एक तरह से सतत बनता है। यानी इसमें कुछ पॉइंट तक तो, कुछ एनर्जी तक तो वो क्या करेगा, मैक्सिमम बढ़ाएगा बीटा कणों की संख्या, फिर वापस क्या करेगा, डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। और यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसे अपन बोलते हैं अन्वय पॉइंट या अन्वय बिंदु। क्या कहते हैं, अन्वय बिंदु। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग आपके पास ये होता है कि यदि मैं हाई एनर्जी पर क्या करूं, यदि मैं एनर्जी ज्यादा बढ़ाऊं, तो एनर्जी जब ज्यादा बढ़ाता हूं तो एनर्जी का मान क्या हो जाए, आपका हाई हो जाए और बीटा कण की संख्या शून्य हो जाए, तो मैं कह सकता हूं कि वो पॉइंट आपका क्या, कौन सा होगा, अन्वय बिंदु होगा। क्या होगा आपके पास, अन्वय बिंदु होगा। नहीं नहीं, बीटा देखो, बीटा माइनस और बीटा प्लस कभी भी जीरो नहीं होते। ये तो मैंने समझाने के लिए एग्जांपल दिया है कि यदि आप कोई भी डीके होता है तो कोई भी डीके बिना एनर्जी के नहीं हो सकता, कोई भी डीके होगा वो एनर्जी के साथ होगा। तो यहाँ पे अपन को देखना है कि एनर्जी कैसे डिवाइड होगी। तो मैंने अल्फा पार्टिकल में बताया था कि कोई भी पार्टिकल अल्फा डीके करता है तो कुछ एनर्जी अल्फा पार्टिकल की रहती है, कुछ जो न्यूक्लियस वाई रहता है उसकी रहती है। तो यहाँ पे आपके पास बीटा डीके में तीन पार्टिकल मिल रहे हैं, बीटा माइनस, एंटी न्यूट्रिनो और वाई। तो जो ऊर्जा होगी वो एक तरह से कुछ ना कुछ ऊर्जा अपन को मिलनी चाहिए इस रिएक्शन में, कहने का मतलब ये है। यानी कभी भी ऊर्जा इसकी शून्य नहीं हो सकती। तो देखो, यदि इसकी ऊर्जा शून्य ले ले तो ऊर्जा इनके पास जाएगी, यदि इसकी ऊर्जा शून्य ले ले तो ऊर्जा इसके पास आएगी। यानी कुछ ना कुछ आपको एनर्जी मिलेगी, और वो भी कैसे मिलेगी, सतत रूप से मिलेगी। यदि बीटा कणों की संख्या भी शून्य हो जाती है, यदि मैं कहता हूं कि बीटा कणों की संख्या यहाँ पे शून्य हो जाती है, तो भी उसकी ऊर्जा होगी। तो ऊर्जा कौन सी होगी, आपकी हाई एनर्जी की ऊर्जा होगी, जिसे अपन बोलेंगे अन्वय बिंदु, अन्वय पॉइंट। तो इस तरीके से ये केवल समझाने के लिए बताया है, क्योंकि अपन ये सब थ्योरी में लिखने वाले हैं। बिना समझाए थ्योरी में लिखने का कोई मीनिंगलेस रहती है, इसलिए मैंने पहले बताया है। यदि आप इसको जीरो लेते हो तो ऊर्जा ये बताएगा, यदि इसको जीरो लेते हो तो ऊर्जा ये बताएगा। इस तरीके से जो वैल्यू है वो जीरो से क्यू तक एक तरह से सतत रूप से बढ़ती जाती है और कम भी होते जाती है। तो इस टाइप से इसका स्पेक्ट्रम मिलता है। तो मैं कह सकता हूँ कि बीटा डीके में जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो कैसा मिलता है, कंटिन्यूसली मिलता है या सतत मिलता है। तो इसमें लिखिए, बीटा कण स्पेक्ट्रम में लिखिए, बीटा डीके में डीके के पश्चात, बीटा डीके में डीके के पश्चात तीन कण प्राप्त होते हैं। बीटा डीके में डीके के पश्चात तीन कण प्राप्त होते हैं। बीटा डीके में डीके के पश्चात तीन कण प्राप्त होते हैं। व्युत्पन्न नाभिक, बीटा कण और न्यूट्रिनो। व्युत्पन्न नाभिक, बीटा कण और न्यूट्रिनो। बीटा डीके के पश्चात हमें तीन कण प्राप्त होते हैं। व्युत्पन्न नाभिक, बीटा कण और न्यूट्रिनो। बिल्कुल एनर्जी के ऊपर तो डिपेंड रहेगा ही। जो भी पार्टिकल यदि कोई डीके करता है तो उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी के साथ ही वो डीके करेगा, तो एनर्जी तो रहेगी इसकी। तो ये तो केवल समझाने के लिए कंसेप्ट माना है कि ये कभी भी इसकी एनर्जी जीरो नहीं हो सकती, और ये कभी भी बीटा कणों की संख्या भी शून्य नहीं कर सकता। बाकी अपन ये मानते हैं कि ये कुछ ना कुछ एनर्जी देगा, ये भी एनर्जी देगा और ये भी एनर्जी देगा। यानी इनका डीके होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी के साथ ही होगा, एनर्जी कभी भी जीरो नहीं होगी। फिर लिखिए इसमें, हम इसकी ऊर्जा की बात करें तो हम इसकी ऊर्जा की बात करें तो हम इसकी ऊर्जा की बात करें तो जीरो से कैपिटल क्यू तक कुछ भी हो सकती है। यदि हम इसकी ऊर्जा की बात करें तो जीरो से कैपिटल क्यू तक कुछ भी हो सकती है। जीरो से कैपिटल क्यू तक कुछ भी हो सकती है। यदि बीटा कण की ऊर्जा, नई लाइन से लिखना, यदि बीटा कण की ऊर्जा शून्य माने, यदि बीटा कण की ऊर्जा शून्य माने, यदि बीटा कण की ऊर्जा शून्य माने, तो व्युत्पन्न नाभिक और न्यूट्रिनो, बीटा कण की ऊर्जा शून्य माने तो व्युत्पन्न नाभिक और न्यूट्रिनो संपूर्ण ऊर्जा को विभाजित करते हैं। यदि बीटा कण की ऊर्जा शून्य माने तो व्युत्पन्न नाभिक और न्यूट्रिनो संपूर्ण ऊर्जा को विभाजित करते हैं।
यदि बीटा कण की ऊर्जा शून्य माने तो व्युत्पन्न नाभिक और न्यूट्रिनो संपूर्ण ऊर्जा को विभाजित करते हैं। और यदि बीटा कण की ऊर्जा कैपिटल क्यू है, और यदि बीटा कण की ऊर्जा कैपिटल क्यू है, और यदि बीटा कण की ऊर्जा कैपिटल क्यू है, तो अन्य दोनों कणों की कुल ऊर्जा शून्य प्राप्त होती है। तो अन्य दोनों कणों की कुल ऊर्जा शून्य प्राप्त होती है। तो अन्य दोनों कणों की कुल ऊर्जा शून्य प्राप्त होती है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि बीटा डीके स्पेक्ट्रम सतत प्राप्त होता है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि बीटा डीके स्पेक्ट्रम सतत प्राप्त होता है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि बीटा डीके स्पेक्ट्रम सतत प्राप्त होता है। बीटा कण की ऊर्जा और उत्सर्जित बीटा कणों की संख्या के मध्य बीटा कण की ऊर्जा और उत्सर्जित बीटा कणों की संख्या के मध्य खींचा गया वक्र बीटा कण की ऊर्जा और उत्सर्जित बीटा कणों की संख्या के मध्य खींचा गया वक्र बीटा डीके ऊर्जा स्पेक्ट्रम कहलाता है। बीटा डीके ऊर्जा स्पेक्ट्रम कहलाता है। बीटा डीके ऊर्जा स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसमें कुछ पॉइंट है वो लिखिए। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, बीटा डीके का ऊर्जा स्पेक्ट्रम सतत प्राप्त होता है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, बीटा डीके ऊर्जा स्पेक्ट्रम सतत प्राप्त होता है। बीटा डीके ऊर्जा स्पेक्ट्रम सतत प्राप्त होता है। बीटा डीके ऊर्जा स्पेक्ट्रम सतत प्राप्त होता है। सेकंड पॉइंट लिखिए, बीटा डीके स्पेक्ट्रम वक्र में बीटा डीके स्पेक्ट्रम वक्र में बीटा डीके स्पेक्ट्रम वक्र में एक ऐसा बिंदु उपस्थित होता है बीटा डीके स्पेक्ट्रम वक्र में एक ऐसा बिंदु उपस्थित होता है जहां पर बीटा कणों की ऊर्जा अधिकतम होती है। जहां पर बीटा कणों की ऊर्जा अधिकतम होती है। जहां पर बीटा कणों की ऊर्जा अधिकतम होती है तथा उत्सर्जित बीटा कणों की संख्या शून्य होती है। तथा उत्सर्जित बीटा कणों की संख्या शून्य होती है। और यह बिंदु अन्वय बिंदु कहलाता है। और यह बिंदु अन्वय बिंदु ऊर्जा या अन्वय बिंदु कहलाता है। यह बिंदु अन्वय बिंदु ऊर्जा कहलाता है। थर्ड पॉइंट लिखिए, बीटा डीके उत्सर्जन वक्र में बीटा डीके उत्सर्जन वक्र में बीटा डीके उत्सर्जन वक्र में ऊर्जा के किसी मान के लिए बीटा डीके उत्सर्जन वक्र में ऊर्जा के किसी मान के लिए बीटा डीके उत्सर्जन वक्र में ऊर्जा के किसी मान के लिए उत्सर्जित बीटा कणों की संख्या अधिकतम प्राप्त होती है। उत्सर्जित बीटा कणों की संख्या अधिकतम प्राप्त होती है।
उत्सर्जित बीटा कणों की संख्या अधिकतम प्राप्त होती है। फोर्थ पॉइंट लिखिए, समान नाभिकों के लिए बीटा माइनस स्पेक्ट्रम, समान नाभिकों के लिए बीटा माइनस स्पेक्ट्रम कम ऊर्जा की ओर, समान नाभिकों के लिए बीटा माइनस स्पेक्ट्रम कम ऊर्जा की ओर एवं बीटा प्लस स्पेक्ट्रम अधिक ऊर्जा की ओर स्थानांतरित होता है। समान नाभिकों के लिए बीटा माइनस स्पेक्ट्रम कम ऊर्जा की ओर एवं बीटा प्लस स्पेक्ट्रम अधिक ऊर्जा की ओर स्थानांतरित होता है, अधिक ऊर्जा की ओर स्थानांतरित होता है। अब देखो इसमें जो बीटा कणों की संख्या है, इसमें आप वैल्यू यदि लिखनी हो तो लिख सकते हो, बाकी लिखना कोई जरूरी नहीं है। आपको तो कर्व ध्यान रखना है कैसा आएगा। यदि लिखनी हो तो लिख सकते हो 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, इस टाइप से आप लिख सकते हो 1.0। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 4 इस टाइप से आ जाएगा। यदि वैल्यू लिखो तो ठीक है, बाकी कोई बात नहीं। अपन को तो केवल क्या बताना है, ये कर्व बताना है। और यहाँ पे जो अन्वय बिंदु कहलाता है, इसका मीनिंग ये वाला बिंदु है, ये वाला बिंदु जो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसकी एनर्जी तो क्या बता रहा है, हाई बता रहा है। और इसका जो बीटा कणों की संख्या है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। कौन से, इस पॉइंट पे, ये कहलाता है आपका अन्वय बिंदु ऊर्जा। फिर मैं कहता हूँ कि यदि समान नाभिक होते हैं तो जो कम ऊर्जा वाले होते हैं वो एक तरह से क्या देते हैं, कम ऊर्जा का मतलब क्या होता है आपके पास। यदि मैं मानता हूं कि 0.4 से यहाँ तक यदि कुछ बात करता हूं तो इस साइड वाला पार्ट आएगा, उसकी ऊर्जा सारों की कम होगी। और ऊर्जा कम होगी तो यहाँ पे एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि बीटा माइनस कण ऊर्जा, जो बीटा माइनस डीके करता है वो कम ऊर्जा में होंगे, और जो बीटा प्लस डीके करता है वो अधिक ऊर्जा में होंगे। तो ये कर्व ड्रॉ कर लीजिए, जो कर्व बना हुआ उसको बना लीजिए। ये मैंने सब कुछ थ्योरी में लिखा दिया जो रिएक्शन बेस पे समझाया था। नेक्स्ट लगाइए अपने पास, देखो बीटा माइनस डीके हो गया, बीटा प्लस डीके हो गया। अब अपन बात करते हैं, सॉरी, इलेक्ट्रॉन परिग्रहण। क्या बात करनी है, इलेक्ट्रॉन परिग्रहण, यानी नाम से स्पष्ट है कि ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा। इलेक्ट्रॉन कैप्चर, तो बात करते हैं अपन इलेक्ट्रॉन कैप्चर की। इसमें क्या बात करनी है, तो देखो जब इलेक्ट्रॉन कैप्चर की बात करते हैं, कर्व सभी ने बना लिया होगा। यदि मैं बात करता हूँ किसकी, इलेक्ट्रॉन कैप्चर की, तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होता है कि कोई भी नाभिक होता है, क्या होता है आपके पास, कोई भी नाभिक होता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इसका मतलब इसकी रिएक्शन क्या आनी चाहिए आपके पास, ZXA। यहाँ पे ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर रहा, कैप्चर का मतलब होता है ग्रहण करना। तो यहाँ पे ये क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ये Z-1 हो गया। क्या हो गया आपके पास, Z-1, तो Y तो क्या हो जाएगा आपका Z-1। ए क्या हो जाएगा, ए अपरिवर्तित रहेगा क्योंकि ए और 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए। और इसके साथ क्या निकलेगा मुझे वो बताएं, इसके साथ क्या निकलेगा, न्यूट्रिनो आएगा या एंटी न्यूट्रिनो आएगा, बताइए जल्दी से। इसके साथ क्या निकलेगा, न्यूट्रिनो आएगा या एंटी न्यूट्रिनो आएगा। जो भी लाइव है एक बार मुझे कमेंट करके बताइए। यदि ये रिएक्शन इसमें कन्वर्ट होती है, यानी ZXA था, इलेक्ट्रॉन इसमें ग्रहण होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ये Y में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसके साथ न्यूट्रिनो आएगा या एंटी न्यूट्रिनो आएगा, एंटी। हाँ, तो यही गलती है आपकी कि यहाँ पे एंटी नहीं आएगा। देखो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यहाँ आपके पास क्या है, कोई भी रिएक्शन थी ZXA, यदि वो क्या करता है, बीटा माइनस पार्टिकल को डिके करता है, साथ में क्या निकालता है, एंटी न्यूट्रिनो निकालता है। अब मैंने क्या किया, ये पार्टिकल, यदि ये इलेक्ट्रॉन इस साइड होता
यदि ये इलेक्ट्रॉन इस साइड होता तब तो आपके पास क्या आता, एंटी न्यूट्रिनो आता, बट ये इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, इस साइड में आ गया। पहले वो क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था, अब वो क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो ग्रहण कर रहा है तो इसमें क्या होता है, जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हो गई है। अब ये इलेक्ट्रॉन डीके नहीं कर रहा, तो इलेक्ट्रॉन डीके नहीं कर रहा, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, न्यूट्रिनो आ जाएगा, ना कि एंटी न्यूट्रिनो। तो अभी इसके आगे एक टॉपिक और आएगा जिसको अपन बोलते हैं प्रतिलोमी बीटा माइनस डीके और प्रतिलोमी बीटा प्लस डीके। तो जो भी अपन ने बीटा डीके पढ़ा है उसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। तो सेम वही कंसेप्ट है यहाँ पे भी कि जेड एक्स ए होता है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है या इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है, तो ये क्या कहलाता है आपका, एक तरह से ये नाभिक बन जाता है। अब देखो इसमें जेड में क्या हुआ, जेड में एक की कमी हो गई, ए अपरिवर्तित रह गया। और मैं कहता हूं कि यदि इसके द्रव्यमान की बात करूं तो ये आपका क्या होता है, एक तरह से मूल नाभिक होता है। ये क्या होता है आपके पास, एक तरह से मूल नाभिक होता है। तो जो मूल नाभिक का द्रव्यमान है वो व्युत्पन्न नाभिक के द्रव्यमान से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ये इसकी कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण कब होगा, कि जब आपके पास ये मूल नाभिक है और ये क्या आपका व्युत्पन्न नाभिक है, तो मूल नाभिक का द्रव्यमान व्युत्पन्न नाभिक से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन कैप्चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन कैप्चर कहलाएगा। अब मैं बात करता हूं कि यहाँ पे मैंने एक प्रोटॉन ले लिया, यहाँ पे मैंने एक प्रोटॉन ले लिया, वो प्रोटॉन में क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर रहा है। क्या कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर रहा है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, किसके बेस पे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। यदि ये इलेक्ट्रॉन उस साइड होता तो बताओ क्या आता, जब प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करता तो वहां पे क्या आता, एक तरह से बीटा प्लस डी क्या आता। बट यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, जो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएगा, तो आप जानते हो कि बीटा प्लस डीके में कौन सा न्यूट्रिनो आता है, तो बीटा प्लस डीके में कौन सा आता है आपके पास, ऑपोजिट आएगा। यहाँ भी सेम वही कंसेप्ट, जैसे आपके पास न्यूट्रिनो आया था, जैसे ही आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तरह से एंटी न्यूट्रिनो। तो इस टाइप से इसमें ये करेक्शन होगा। ठीक है, सॉरी ये मिस्टेक किया गया। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ भी न्यूट्रिनो आना है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपके पास, न्यूट्रिनो। क्यों, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कैप्चर हो गया ऑपोजिट साइड में। तो इसमें भी यही रिएक्शन आएगी जो यहाँ पे ये बेस आया, केवल इसमें यहाँ पे न्यूट्रॉन, यहाँ पे प्रोटॉन हो गया, यहाँ पे न्यूट्रॉन हो गया। यदि अपन न्यूट्रॉन को उस बेस में प्रोटॉन में कन्वर्ट करते तो वहां पे एंटी न्यूट्रिनो आता। बट यहाँ पे अपन को ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन कब पॉसिबल है, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, उसके अलावा कोई भी केस में पॉसिबल नहीं होती। आप ऐसे नहीं कह सकते कि इसमें पॉजिट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता, क्या ये पॉजिट्रॉन नहीं, ये केवल इलेक्ट्रॉन कैप्चर ही होता है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कुछ रिएक्शन में कन्वर्ट होता है या कुछ रिएक्शन होती है। तो लगाइए थर्ड, इलेक्ट्रॉन परिग्रहण, और उसमें लिखिए यह विधि कक्षक में उपस्थित, यह विधि कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की प्रक्रिया है। यह विधि कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की प्रक्रिया है। यह विधि कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की प्रक्रिया है। इस विधि में नाभिक कक्षक में उपस्थित, इस विधि में नाभिक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। इस विधि में नाभिक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। इस विधि में नाभिक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। इस विधि में मूल नाभिक के, इस विधि में मूल नाभिक के परमाणु क्रमांक में 1 की कमी हो जाती है। इस विधि में मूल नाभिक के परमाणु क्रमांक में 1 की कमी हो जाती है। इस विधि में मूल नाभिक के परमाणु क्रमांक में 1 की कमी हो जाती है तथा द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है, तथा द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है, तथा द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। तथा उसके साथ न्यूट्रिनो उत्सर्जित करता है, तथा उसके साथ न्यूट्रिनो उत्सर्जित करता है, तथा उसके साथ न्यूट्रिनो उत्सर्जित करता है। फिर लिखना, अतः इलेक्ट्रॉन परिग्रहण के लिए, अतः इलेक्ट्रॉन परिग्रहण के लिए या प्रग्रहण के लिए, इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण के लिए
मूल नाभिक का द्रव्यमान व्युत्पन्न नाभिक के द्रव्यमान से अधिक होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण के लिए मूल नाभिक का द्रव्यमान व्युत्पन्न नाभिक के द्रव्यमान से अधिक होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन परिग्रहण के लिए मूल नाभिक का द्रव्यमान व्युत्पन्न नाभिक के द्रव्यमान से अधिक होना चाहिए। अतः प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर न्यूट्रॉन में परिवर्तित होता है। अतः प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर न्यूट्रॉन में परिवर्तित होता है। अतः प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर न्यूट्रॉन में परिवर्तित होता है तथा न्यूट्रिनो का उत्सर्जन करता है जिसके कारण नाभिक स्थायित्व क्षेत्र में आ जाता है। जिसके कारण नाभिक स्थायित्व में आ जाता है। जिसके कारण नाभिक स्थायित्व में आ जाता है। ये जो रिएक्शन लिखी हुई है वो नोट कर लीजिए। रिएक्शन नोट कर लीजिए। अब आपके पास एक छोटा सा टॉपिक है जो 2 से 4 मिनट का है, ज्यादा नहीं है, वो भी अपन कर लेते हैं। शुद्ध गतिकी में बीटा से। ये शुद्ध गतिकी में बीटा से का मतलब क्या होता है? काइनेमेटिक्स, बीटा डीके ऑफ काइनेमेटिक्स। अब ये जो होता है बीटा डीके ऑफ काइनेमेटिक्स में वो क्या होता है, तो ये देखना है। तो देखो इसमें कुछ नया नहीं है, रिएक्शन लिख दी होगी आपने, लिख दी क्या? देखो इसमें कुछ नया नहीं है, जो शुद्ध गति की बीटा डीके है उसमें नया कुछ भी नहीं है, केवल रिएक्शन का डिफरेंट है। और रिएक्शन का भी डिफरेंट नहीं है, रिएक्शन में क्या चेंज है वो बता देता हूं। तो पहले तो अपन ने कौन सा पढ़ा था, बीटा माइनस डीके। तो शुद्ध गतिकी में जो बीटा डीके होता है वो ये बताता है कि जब कोई प्रोसेस यानी कोई रिएक्शन है या कोई न्यूक्लियस है, वो यदि बीटा माइनस डीके करता है, बीटा प्लस डीके करता है या इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण करता है, तो उसके साथ कुछ ना कुछ एनर्जी आती है जिसको अपन बोलते हैं क्यू वैल्यू। क्या बोलते हैं? क्यू वैल्यू। तो उसी क्यू वैल्यू का मान यदि धनात्मक होता है, यदि क्यू वैल्यू का मान पॉजिटिव है तब तो वो बीटा डीके कर सकता है। यदि क्यू वैल्यू का मान नेगेटिव है तो वो बीटा डीके नहीं कर सकता। तो बताइए, यदि मैं कह रहा हूं कि क्यू वैल्यू का मान यदि पॉजिटिव है यानी 0 से बड़ा है, जब तो वो क्या है, मान्य है बीटा डीके करने के लिए। यदि क्यू की वैल्यू नेगेटिव है तो वो मान्य नहीं है बीटा डीके करने के लिए। तो ये पॉजिटिव होगा कब, क्यू का मान पॉजिटिव कब होगा? जब आपके पास जो नाभिक है, जैसे मैं बात करता हूँ बीटा माइनस डीके की, किसकी बात करता हूँ? बीटा माइनस डीके की। और बीटा माइनस में देखा था आपके पास ये क्या था, जेड एक्स ए था। ये किस में कन्वर्ट हुआ था आपके पास? -1। ई 0 में कन्वर्ट हुआ था, प्लस क्या आया था? वाई प्लस 1, सॉरी जेड प्लस 1 वाई आया था। और यहाँ पे क्या आया था? ए आया था। और साथ में क्या आता? एंटी न्यूट्रॉन आता, ये आया था आपके पास। अब मैं कह सकता हूँ कि जब ये वाला था तो इसमें साथ में क्या आ जाएगा? क्यू। और मैंने बताया था कि क्यू की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आप सभी को पता भी होगा। क्यू की वैल्यू मैंने पहले बताई है कैसे निकालते हैं, कि यदि मास के बेस पे वैल्यू निकाले तो मास किसका बड़ा होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्यू पॉजिटिव होगा तो यह अभिक्रिया बीटा डीके के लिए मान्य है, नहीं तो नहीं है। और क्यू पॉजिटिव कब आएगा? क्यू पॉजिटिव जब आएगा जब आपके पास इसका mx, इसका me, इसका my, और एक टाइप से इसका मास तो वैसे 0 लेते हैं, बट लेना हो तो ले सकते हो।
तो जो मास है इन सारों का टोटल मैं ऐड करूं, इन सारों का मैं क्या करूं, टोटल ऐड करूं, तो इनका ऐड यदि इससे कम हो तभी आपका क्यू क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि क्यू आपने देखा था क्या होता है, इनिशियल मास, क्या होता है, इनिशियल मास माइनस का फाइनल मास, ये होता है आपके पास। तो मैं कह सकता हूं कि जब बीटा डीके पॉजिटिव होगा तो बीटा डीके क्यू पॉजिटिव कब होगा, जब आपके पास एम एक्स बड़ा होगा एम ई प्लस एम वाई से, क्या होगा, एम एक्स बड़ा होगा एम ई प्लस एम वाई से, तो ही आपका क्यू क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, तो ही क्यू क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। और जब क्यू पॉजिटिव होगा तो ही आपके पास वो रिएक्शन क्या करेगी, एक तरह से बीटा डीके करेगी। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है वो कहलाता है शुद्ध गतिकी में बीटा डीके या ऊर्जा के रूप में बीटा डीके। तो इसको अपन जो कुछ चेंज नहीं है रिएक्शन भी वो की वो है, सेम टू सेम है, केवल आपको ध्यान रखना है क्यू वैल्यू का, क्यू की वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो वो क्या बताएगा, बीटा डीके करने के लिए मान्य है, नहीं तो बीटा डीके के लिए मान्य नहीं है। यदि यही केस अगर ये हो जाता, ये केस अगर ये हो जाता तो यहाँ पे क्यू का मान आपके पास क्या आता, नेगेटिव आता, और जब क्यू का मान नेगेटिव होता है तो वो कभी भी बीटा डीके नहीं कर सकता। तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, कि क्यू की वैल्यू यदि धनात्मक है तो वो बीटा डीके करेगा। तो मैंने बताया भी है कि बीटा डीके करने के लिए क्यू का मान धनात्मक होना चाहिए, और क्यू का मान धनात्मक कब होगा, जब आपका मूल नाभिक का द्रव्यमान इसके योग के नाभिक के द्रव्यमान से क्या हो, ज्यादा हो, तब आपका क्यू क्या होगा, धनात्मक होगा। तो इसमें कुछ करना नहीं है, केवल रिएक्शन लिखनी है, बाकी तो मैं आपको लिखा दूंगा थ्योरी में, दो चार लाइनें, एक छोटा सा टॉपिक है और नया भी कुछ नहीं है, सेम वो का वही है। तो देखो इसमें Q जब शुद्ध गतिकी की बात करता है तो इसमें आपको Q साथ में लगाना है। यहाँ पे क्या था आपका 0n1, यदि बीटा माइनस निकालता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, वो आपका 1p1, और साथ में क्या आता है, यहाँ पे बीटा माइनस निकाला तो एंटी न्यूट्रिनो प्लस का K, तो ये तो लिखना बीटा माइनस डीके में, बीटा प्लस डीके में क्या लिखना है, ये किसकी फॉर्म में, शुद्ध गतिकी की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में आपका, शुद्ध गतिकी की फॉर्म में। तो यहाँ पे जेड एक्स ए होता है, यदि वो क्या करता है +1 E0 करता है तो ये क्या हो जाता है Z-1/A, और ये क्या हो जाएगा साथ में न्यू प्लस का क्यू, ठीक है। यदि यहाँ पे 1p1 आता है तो ये क्या हो जाएगा बीटा प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 0n1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा न्यूट्रिनो प्लस का क्यू, और थर्ड क्या आ जाएगा आपके पास, थर्ड आ जाएगा आपके पास इलेक्ट्रॉन कैप्चर, थर्ड क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन कैप्चर, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी यही बताता है Z x -1 E0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास Z-1/A प्लस का क्या आ जाएगा न्यूट्रिनो, और न्यूट्रिनो के साथ क्या आ जाएगा क्यू। बस इसमें और कुछ नहीं करना है, यही करना है, तो केवल क्यू का मान इसमें रखना है, बाकी उसमें कुछ भी अलग नहीं रखना है। तो पहले आप टॉपिक लगाइए शुद्ध गतिकी में बीटा डीके, और क्यू का मान धनात्मक कब आता है वो आपको पता लग गया कि मूल नाभिक का द्रव्यमान आगे जो रिएक्शन के बाद वाले नाभिक है उससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी क्यू का मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो लिखिए इसमें पहले शुद्ध गतिकी में दो चार लाइन लिख लीजिए इसमें, इस अवधारणा के अनुसार, इस अवधारणा के अनुसार बीटा डीके नाभिकीय अभिक्रिया, इस अवधारणा के अनुसार बीटा डीके नाभिकीय अभिक्रिया क्यू ऊर्जा के द्वारा परिभाषित की जाती है। इस अवधारणा के अनुसार बीटा डीके नाभिकीय अभिक्रिया क्यू ऊर्जा के द्वारा परिभाषित की जाती है। बीटा डीके नाभिकीय अभिक्रिया में, बीटा डीके नाभिकीय अभिक्रिया में, बीटा डीके नाभिकीय अभिक्रिया में क्यू ऊर्जा का मान सदैव धनात्मक होता है। बीटा डीके नाभिकीय अभिक्रिया में क्यू ऊर्जा का मान सदैव धनात्मक होता है। क्यू ऊर्जा का मान सदैव धनात्मक होता है, अर्थात क्यू ऊर्जा के ऋणात्मक मान के लिए, अर्थात क्यू ऊर्जा के ऋणात्मक मान के लिए बीटा डीके नाभिकीय अभिक्रिया मान्य नहीं होती। क्यू ऊर्जा के ऋणात्मक मान के लिए बीटा डीके नाभिकीय अभिक्रिया मान्य नहीं होती। क्यू ऊर्जा के ऋणात्मक मान के लिए बीटा डीके नाभिकीय अभिक्रिया मान्य नहीं होती। और हम जानते हैं कि, और हम जानते हैं कि Q का मान धनात्मक होने के लिए, और हम जानते हैं कि Q का मान धनात्मक होने के लिए
Q का मान धनात्मक होने के लिए मूल नाभिक का द्रव्यमान मूल नाभिक का द्रव्यमान मूल नाभिक का द्रव्यमान व्युत्पन्न नाभिक के द्रव्यमान से अधिक होना चाहिए। और हम जानते हैं कि Q का मान धनात्मक होने के लिए मूल नाभिक का द्रव्यमान व्युत्पन्न नाभिक के द्रव्यमान से अधिक होना चाहिए। मूल नाभिक का द्रव्यमान व्युत्पन्न नाभिक के द्रव्यमान से अधिक होना चाहिए। बस अब ये तीनों रिएक्शन लिख लो, बीटा माइनस डी के, बीटा प्लस डी के और इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इसमें कुछ भी थ्योरी लिखनी नहीं है। और यह सभी समीकरण क्या है, शुद्ध गतिकी के रूप में। यह सभी समीकरण यह सभी नाभिकीय अभिक्रियाएं शुद्ध गतिकी के रूप में है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, नोट कर लीजिए इसे। इसमें भी आपको यदि ये रिएक्शन लिखनी हो न्यूट्रॉन वाली तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्या था आपके पास, जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट किया था या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट किया था, वो भी अपन ने जो रिएक्शन लिखी थी 1p1 प्लस 1e0 0n1 प्लस का न्यूट्रॉन और प्लस का क्यू, ये भी लिख सकते हो साथ में। लिख दी होगी। तो देखो ये जो चैप्टर था बहुत ही इजी चैप्टर है। अब इसमें अपना एक बच गया, एक तो प्रतिलोमी बीटा डीके। तो प्रतिलोमी बीटा डीके अपन कल करेंगे और उसके साथ गामा डीके भी करेंगे। तो ऑलमोस्ट कल ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, और हो सकता है कल नहीं हुआ तो परसों तो हो ही जाएगा। तो आपका ये चैप्टर कल या परसों में पूरा हो जाएगा। उसके बाद अपन न्यूक्लियर अभिक्रिया नाम का चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। और 19, 20, 21 और 22 ये 4 दिन आपकी लाइव क्लास भी नहीं रहेगी। तो आपका जो भी मैं काम है वो मैं आपको लेके जाऊंगा। तो 19 से 19, 20, 21 और 22, ये हो सकता है 22 को रह जाए, बट 19, 20, 21 तो नहीं रहेगी। तो ये तो फिक्स है कि 19, 20, 21 3 दिन आपकी लाइव क्लास नहीं रहेगी। तो ये आप देख लेना कि जब 3 दिन नहीं रहती है तो आपको क्या काम करना है। या तो कुछ ना कुछ जो पीछे पड़ा हुआ है उसको रिविजन करना है, क्वांटम मैकेनिक्स पड़ी हुई है उसको रिविजन करना है। और सेल्फ स्टडी जिसने भी अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है वो पढ़ाई स्टार्ट कर दे। एग्जाम का टाइम कम है, ऑलमोस्ट आपके एग्जाम अप्रैल एंड में या मई स्टार्ट में आ जाएंगे और 100% आएंगे। और सिलेबस अभी कोई कम होने के चांस लग नहीं रहे, सिलेबस जो है वो फुल ही आएगा। तो आप अभी फुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। काम में मैं जो आपका काम है वो तो मैं आपको बता दूंगा, और मुझे जो मेरा काम है वो तो मुझे करना ही है। क्योंकि मुझे कहीं प्रैक्टिकल लेने बाहर जाना है तो वहां पे मुझे लगभग हो सकता है 2 से 3 दिन का टाइम लगे। तो मैं प्रैक्टिकल लेने जाऊंगा तो उसके चक्कर में आपकी क्लास लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगा। आउट ऑफ जयपुर जा रहा हूँ इसलिए क्लास नहीं ले पाऊंगा। तो आपकी 19, 20 और 21 ये 3 दिन आपकी क्लास लाइव क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं वापस शाम को 7 बजे, और कल अपन ऑलमोस्ट ये चैप्टर पूरा करने की ट्राई करेंगे।